हेलो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल की, दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल गिवन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बोहर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बेस पर हम तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे. घूमते इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस के बारे में बताएंगे, उसकी वेलोसिटी के बारे में बताएंगे और उसके एनर्जी कंटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहले जो रदरफोर्ड मॉडल था उसे हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने बेसिकली जो बातें बताई थी वो न्यूक्लियस के अराउंड थी. लेकिन यहां जो हम बात करेंगे वो सारे के सारे एटम के बारे में हम बात करने वाले हैं. ये जो मॉडल है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बेस्ड है. आइए एक एक करके इनके पॉइंट्स की स्टडी करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा. नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि बोहर मॉडल किस पर बेस्ड है. तो आपको याद रखना है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नीट का, जेई का, कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड एक मॉडल है और इस मॉडल में एटम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं. आइए वन बाय वन हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड की थ्योरी के पॉइंट्स को ही मेंशन किया. इन्होंने बोला कि एटम में सारा पॉजिटिव जो चार्ज है, all positive charge is concentrated in a very small region. This region is called as nucleus. एटम का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है एक बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, उस रीजन को नाम दिया गया न्यूक्लियस. नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने भी उसी तरह से माना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. इससे पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट का पाथ है स्पाइरल है, लेकिन बोहर थ्योरी से पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट का पाथ होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है. हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हमें दो टाइप के फोर्सेस की जरूरत पड़ती. अगर इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस फिक्स है, ये तभी हो सकता है जब इक्वल और बैलेंस फोर्सेस इस पे काम कर रहे हो. तो बोहर ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो न्यूक्लियस हमेशा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है. तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फोर्स है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स. उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स. न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस लगता है, न्यूक्लियस की तरफ लगता है. नेचुरल सी बात है. इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है. तो यानी कि न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स. इट विल बी इक्वली बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट विल बी इक्वली बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जब एक दूसरे को इक्वली बैलेंस करते रहेंगे तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर घूमते वक्त क्या लगेगा, 0 लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. क्योंकि हम जानते हैं जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ सर्कुलेट करेगा, और जैसे ही बाहर वाला फोर्स बढ़ेगा तो वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा. जब ये फोर्स एक दूसरे को इक्वली बैलेंस करते चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाथ की जो रेडियस आएगी वो फिक्स रेडियस आएगी. अगर मैं इसको मैथमेटिकली डील करूं तो एज पर कूलॉम्स थ्योरी अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों को पता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, सपोज इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं ये कैसे निकाला जाता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर. K Q2 अपॉन R स्क्वायर. दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो R डिस्टेंस पे है, उनके बीच के फोर्स को हम कूलोम्स लॉ से देते हैं, दैट इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पर K एक कांस्टेंट है जिसे हम प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी जिसे हम कूलोम्स कांस्टेंट बोलते हैं. इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर. और जहां तक Q1 और Q2 का सवाल है, तो मान लीजिए फर्स्ट बॉडी को मैंने न्यूक्लियस ले लिया. मान लीजिए मेरे लिए फर्स्ट बॉडी तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट चार्ज तो न्यूक्लियस है, और जो सेकंड चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है. हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं,
किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन का जो नंबर होता है उसको हम Z या एटॉमिक नंबर से रिलेट करते हैं। तो क्या मैं न्यूक्लियस का चार्ज अगर निकालने जाऊंगा, K तो कांस्टेंट है, न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकाला जाता है? Z मल्टीप्लाई बाय E, क्योंकि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? Z, और हर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। दूसरा हमारा चार्ज कौन सा है? खुद इलेक्ट्रॉन है। तो पहला चार्ज हमारा न्यूक्लियस है, दूसरा चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस का नेट चार्ज है Z इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E अपॉन आर स्क्वेयर। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कितना इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है, दैट इज K Z E स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। और जहां तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सवाल है, आप सबने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो किसके बराबर लगता है? वो लगता है mv स्क्वेयर अपॉन आर के बराबर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है तो ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में रहती है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। इसको मैं कन्वीनियंस के लिए नंबर 1 इक्वेशन बोल देता हूं। तो पहला पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में क्लियर है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होती है? सर्कुलर, एज यू कैन सी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो अंदर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे, और जब वो बैलेंस किए रहेंगे तो मेरी इक्वेशन बन गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आइए अब हम बात करें फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स और पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर? कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये रहा मोमेंटम, इसको r से मल्टीप्लाई करते तो एंगुलर मोमेंटम आता है, ये h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन है। यहाँ n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, उसका मास तो फिक्स ही रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v1 से मूवमेंट कर रहा है। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट के पास की रेडियस r1 है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब जिस स्पाइरल पाथ में वो मूवमेंट करता है। ये मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट है, ये मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट है। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ में मूवमेंट करेगा तो घूमते इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं एम वी वन आर वन इज इक्वल टू 1 h अपॉन 2 पाई। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है एम वी टू आर टू इज इक्वल टू 2 h अपॉन 2 पाई, यानी कि h अपॉन पाई। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में मूवमेंट करते वक्त उनके एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। इसको हम इस फॉर्मूले से देते हैं NH अपॉन 2 पाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उसके जो एनर्जी कंटेंट होता है बच्चों वो कांस्टेंट रहता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इस कारण से हम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये कि जैसे ही वो घूम रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी जो होगी उसकी कंजर्व रहती है, यानी कि उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ना तो वो एनर्जी लॉस कर रहा है बच्चों, ना वो एनर्जी गेन कर रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम पर तक उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम 6 पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। और लास्ट 7 पॉइंट क्या कहता है? 7 पॉइंट हमें कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी दी जाती है तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से मूव कर जाता है हायर एनर्जी स्टेट में।
ध्यान से सुनिएगा, जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट। जिस स्टेट में, स्टेट का मतलब ऑर्बिट मान लीजिए आप, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। इससे ऊपर की जो एनर्जी स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए इसकी एनर्जी है GS से शो कर देता हूं, इसकी एनर्जी है, इसको मैं ES से शो कर देता हूं एक्साइटेड स्टेट के लिए। अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है तो इसके बीच का जो भी एनर्जी गैप है, इसके बीच का जो भी एनर्जी गैप है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ये जो स्टेप है ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाने वाला, ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन का स्टेप होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, तो एक्साइटेड स्टेट से उसी एनर्जी को रिलीज करके, एक्साइटेड स्टेट से उसी एनर्जी को रिलीज करके वापस इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। वापस इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और ग्राउंड स्टेट में जब आ जाएगा तो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उसी एनर्जी को रिलीज करके इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कितनी एनर्जी लेके नीचे से ऊपर जाएगा, जो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप होगा तो हम बोलते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाई स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट माइनस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो जब भी वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब भी वो हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोहर्स थ्योरी में अपने को सीखने हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आइए हम देखते हैं हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एनर्जी कंटेंट की बात करने वाले हैं। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूं डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ पाथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं लेने वाला हूं डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ मूविंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अपने इन पोस्टुलेट्स को यूज भी करेंगे साथ में। सपोज मेरा ये न्यूक्लियस मैंने शो किया है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। न्यूक्लियस से लेकर इसकी जो डिस्टेंस है इसको मैंने R से डिनोट किया। R इज वर्ड, R इज द रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस रहता है। तो kZe² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R। एक R से एक R आपने कैंसिल कर दिया तो R की वैल्यू हमारी आ गई kZe² अपॉन mv²। kZe² अपॉन mv², इसको मैं नंबर 1 देता हूं, इसको मैं नंबर 2 देता हूं। अगर मुझे किसी घूमते इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस फाइंड करनी है तो मुझे उसकी वेलोसिटी भी आनी चाहिए। वेलोसिटी को मैं लेता हूं अपने अगले पोस्टुलेट से जिसमें कहा गया था कि घूमते इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अभी मैंने आपको बोला था वो h/2π का मल्टीपल होता है। तो इसको अगर मैं नंबर 3 एक्सप्रेशन बोलता हूं, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू nh/2πmr। यहां से मैंने वेलोसिटी निकाल ली, इसको भी नंबर दे दीजिए 4 नंबर। अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू यहां प्लेस कर दूं रेडियस वाले एक्सप्रेशन में तो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू kZe² अपॉन m, और v² करूंगा तो n² h² अपॉन स्क्वायर लेना है 4π² m² r²। एक R से एक R में कैंसिल करूंगा तो ये R के लिए मेरे को इधर ले जाना पड़ेगा। एक और काम करते हैं, एक मास से एक पावर कैंसिल करते हैं। तो जब मैं इसको इजी करता हूं इस एक्सप्रेशन को, R ये सारा कंटेंट ऊपर चला गया तो ये हो गया आपका n² h² अपॉन 4π² kZe² m, 4π² kZe² m, it is the expression of radius of a moving electron। अब ये जो एक्सप्रेशन है काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है और आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में मोस्टली तो कांस्टेंट्स ही, क्यों ना हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके
वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने के तो मुझे पता लगेगा कि रेडियस किन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे कांस्टेंट कौन कौन से, ये रहा h, आप लोग सब इससे वाकिफ हैं, इट इज प्लांक्स कांस्टेंट, इट इज प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ये भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 3.14। ये भी एक कांस्टेंट है जिसको हम कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जहां तक ई का सवाल है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, और जहां तक एम का सवाल है वो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द -31 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं बच्चों काफी सारे तो कांस्टेंट्स ही हैं। अगर मैं इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो जहां तक वेरिएबल्स का सवाल है मेरे पास वेरिएबल्स दो ही रह जाएंगे। एक तो किस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू 1 है तो कौन सा पाथ है, फर्स्ट, जिसको हम फर्स्ट ऑर्बिट भी कहते हैं। एन की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट, 3 है तो थर्ड ऑर्बिट। और ये इंपॉर्टेंट बात कि जिस एटॉमिक नंबर में कि एटम की मैं बात कर रहा हूं z, वो नीचे आएगा। तो जब मैं इसको इजी बनाता हूं तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है 0.529 n स्क्वायर बाय z, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो जब भी आपको nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो तो कितना इजी है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यानी कि किसी भी पाथ की जो रेडियस होती है वो एन स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल होती है और उस एटम के एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, इसको मैं 6 नंबर डाल के करता हूं। तो पहली बात हमने रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लिया, आपके सामने ही है। जितना ज्यादा ऑर्बिट का नंबर बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास की रेडियस क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, क्योंकि वो ऑर्बिट दूर होता जाता है। पहला ऑर्बिट पास में होगा, दूसरा ऑर्बिट और दूर होगा, तीसरा और दूर होगा। तो जितने एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास की रेडियस बढ़ती जाएगी। आइए अब हम बात करें वेलोसिटी डिटर्मिनेशन की। आइए अब हम बात करें वेलोसिटी डिटर्मिनेशन की कि हाउ कैन वी डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। आइए, हाउ कैन वी डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी डिटर्मिनेशन की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी डिटर्मिनेशन की, जो कि मेरे पास सेकंड पॉइंट रहेगा, तो मैंने अभी आपको लिख के दिया था v इज इक्वल टू NH अपॉन 2πmr। ये मैंने आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख के दिया था, आई थिंक 3rd नंबर इक्वेशन थी शायद, आप देख लीजिएगा वीडियो में। अगर मैं r की वैल्यू यहां प्लेस कर दूं ये वाली, तो v क्या आ जाता है NH अपॉन 2πm, और r की जगह n स्क्वेयर h स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4π स्क्वेयर k z e स्क्वेयर m। एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक NH से एक NH कैंसिल हो गया, 2π से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरा एक्सप्रेशन बनता है v इज इक्वल टू, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2π k z e स्क्वेयर अपॉन NH। थोड़ा सा लाइट हो गया एक्सप्रेशन आपका, थोड़े वेरिएबल्स कट गए इसके अंदर। इसको मैं नंबर दे देता हूं 6 नंबर, इसको मैं नंबर दे देता हूं 6 नंबर। यहां भी वही बात है, कौन जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो तो केवल z और n ही है, यू कैन सी, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, 2π k चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड h, ये सब कांस्टेंट है। अगर मैं इनकी वही वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाता है 10 टू द पावर 8 z बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे मुझे पता लगता है कि जो घूमते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो z के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1 अपॉन n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर मूवमेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम है, n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको वेलोसिटी कंटेंट को सीखना है। आइए अब हम बात करते हैं एनर्जी कंटेंट की कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है।
आइए हम बात करते हैं एनर्जी कंटेंट की। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से निकाली जाएगी। एनर्जी डिटर्मिनेशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। एनर्जी डिटर्मिनेशन, आइए हम बात करते हैं एनर्जी डिटर्मिनेशन की। एनर्जी डिटर्मिनेशन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वापस ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथवे है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी रेडियस है और इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो इसका जो टोटल एनर्जी कंटेंट होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये आपकी न्यूक्लियस है और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लीजिए जो दूरी है ना ये इनफाइनाइट है, मान लीजिए दूरी जो इनफाइनाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पर्टिकुलर पाथवे इन विच इट इज गोइंग टू रिवॉल्व ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो मुझे इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर रेडियस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं ईपी निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर। इससे मैं क्या निकाल लूंगा? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा। कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? इनफाइनाइट से। और कहां पर लेके आना है उसको? आर डिस्टेंस के अंदर लेके आना है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं फोर्स की वैल्यू पुट करता हूं, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी आर। लिमिट लगा दी, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आना है? रेडियस तक। आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो के एक बार के लिए तो कांस्टेंट है ना किसी एक एटम के लिए, जेड ई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर। इसको जब हम सोल्व करते हैं, आर की पावर -2 है तो ऊपर जाएगी -2 + 1 -2 + 1 और लिमिट आपने लगा रखी है इनफाइनाइट से आर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आर की पावर -1 और नीचे भी -1, तो आर की पावर -1 का मतलब डिवाइड में चला गया आर, और -1 का मतलब यहां वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर से दी जाती है। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर से दी जाती है। ऊपर तो आर आ गया -1 में, नीचे आके आर आ गया और -1 यहां लगा दिया। तो अगर मैं इसको वैल्यू दूं, अगर मैं इसको नंबर दूं तो ये 7th नंबर एक्सप्रेशन है। जहां तक काइनेटिक एनर्जी का सवाल है, हम जानते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किससे दी जाती है? हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाती है। और अभी हमने आपको बताया कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर होता है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से एम वी स्क्वायर किसके बराबर हुआ? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हुआ। और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हुआ? मैंने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। भाई राइट साइड क्या आ रही थी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। मैंने इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता लग गया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किससे दी जाती है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r से दी जाती है। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 8 कर देते हैं। अब मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए हैं। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है, ई के इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन आता है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस में, और काइनेटिक एनर्जी आ रही है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस में। तो माइनस का 1 और प्लस का हाफ, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, तो मैं के जेड ई और आर की टर्म में
किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कंटेंट निकाल पाया हूं, किसी भी घूमते इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कंटेंट निकाल पाया हूं, इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 9 दे देता हूं। लेकिन फिर वही बात, मुझे वैल्यू चाहिए बेसिक पैरामीटर्स के बेस पर, मुझे चाहिए वैल्यू बेसिक वेरिएबल्स के बेस पर, एन के बेस पे, जेड के बेस पर। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर देता हूं जो मैंने डिराइव की थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर देता हूं और जैसे मैं रेडियस की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरे एक्सप्रेशन में टोटल एनर्जी कंटेंट कॉमन वेरिएबल्स के थ्रू आ जाएगा, जो कि जनरली सभी एक्सप्रेशन में दिया जाता है। मैं उसके अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट करके निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं। मैंने भी आपको आर की वैल्यू बताई, आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर एम। ये आर की वैल्यू है। अगर मैं इस आर की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो मेरा टोटल एनर्जी कंटेंट जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2 और आर की जगह बच्चों एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर एम। तो आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 पाई स्क्वेयर हो गया, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, बाकी सब वैल्यू रहेंगी। तो ई टोटल का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस 2 पाई स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर। अब के की पावर 2 कर दिया, जेड की पावर भी 2 कर दिया और ई की पावर 4 कर दिया, एम अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एनर्जी का। वापस देखिए, माइनस 2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 10 कर देता हूं।